Good morning, students. In our previous class, we will completed the chapter Biotechnology Principles and Processes. Today, we are going to discuss about biotechnology एंड इट्स एप्लीकेशन। हमने पढ़े कि बायोटेक्नोलॉजी को हम बहुत सारे फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। हम ड्रग्स बना सकते हैं, हम डायग्नोज में यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं, बायो रेमेडिएशंस में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, एनर्जी की प्रोडक्शन में, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। मेनली हमने पढ़ा कि 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया से ही ऑलरेडी तुम पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। देर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला क्या है कि बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना। वो बेस्ट कैटलिस्ट जो है कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कोई माइक्रोब भी हो सकता है और वो कोई एंजाइम भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कर दे जिसमें ये कैटलिस्ट जो है काम कर सके। और तीसरा आता है हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। इस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सेपरेट और प्योरीफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किसी प्रोटीन को। फिर हमने बात की कि हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस देखते हैं एग्रीकल्चर में। 3 तरह से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसी एग्रीकल्चर जहां हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स डाल के अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। दूसरी होती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जहां हम केमिकल्स के बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें, बायो इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करें। और या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें हमने जेनेटिकली ऐसे प्लांट बना लिए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसी क्रॉप बना ली है जिसमें हमें ना इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत, ना हमें केमिकल्स डालने की ज़रूरत। क्लियर। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम क्रॉप की प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ाने में एक तो कामयाब हो गए, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्शन इतनी नहीं थी कि जो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है इसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। अब हम यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं मेनली, या तो हमारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छी हों, कि कैसे हम खेती को मैनेज कर सकते हैं, कैसे फसल लगाएं, कैसे उसको मैनेज करें, टाइमली उसको इरिगेट करें, टाइमली उसके अंदर स्प्रे वगैरह करें, या फिर हम एग्रो केमिकल्स डाल के। लेकिन अगर हम डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करें तो जो एग्रो केमिकल्स होते हैं, ये एग्रो केमिकल्स जो है बहुत एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगे हैं। और दूसरा, जो ऑलरेडी हमारे पास जो वेराइटीज़ हैं उन वेराइटीज़ को यूज़ करके यील्ड को इंक्रीज़ करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ एक ऐसा क्यों ना हमारे पास ऐसे प्लांट्स हो जिससे हमारी जो यूज़ है फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, वो भी कम हो जाए। तो कम होगा तो हमारे इन पे, एनवायरनमेंट पे इसका हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज़ कर सकते हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है, यानी कि ऐसी क्रॉप जिसके जीन्स को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब ये कहते हैं कि प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस हैं, एनिमल्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जीन हमने अल्टर कर दी। क्या कर दिया, जिसकी हमने जीन को अल्टर कर दिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं जीएमओ या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी हमने क्या कर दिया, जीन्स को अल्टर कर दिया, जिसकी हमने जीन्स को चेंज कर दिया, जीन्स अल्टर कर दिए, वो जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। अब कई तरीके से ये यूज़फुल है हमारे लिए। अब जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो एक तो वो हमारी क्रॉप को क्या बना देता है, मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। हमारी क्रॉप जो है वो ज़्यादा टॉलरेंट बन जाएगी। किससे टॉलरेंट बनेगी, एबायोटिक स्ट्रेस से। और क्रॉप बिकम मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि एबायोटिक स्ट्रेस की बात करें तो जो ड्रोट है, यानी कि जो सूखा है या फिर ज़्यादा ठंड है, सोल्ट है, हीट है, उनका हमारी फसल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी जो क्रॉप है वो टॉलरेंट होगी। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारी जो है रिलायंस जो है, डिपेंडेंस जो है, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं पेस्ट को किल करने के लिए, उन पेस्टिसाइड्स पे हमारी डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी। हमें पेस्टिसाइड्स ज़रूरत नहीं पड़ेगी डालने की, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर ऐसी जीन्स हैं जो पेस्ट से उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। थर्ड की हम बात करें तो ये हमें इट हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट
लॉस यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग क्या होती है, फसल को काटना। पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि फसल काटने के बाद जो लॉस होता है उसको भी ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगी। फोर्थ आता है हमारा कि ये हमारी एफिशिएंसी, जो मिनरल यूज करने की जो प्लांट की एफिशिएंसी होती है, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज। प्लांट्स की जो मिनरल्स को यूज करने की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फाइनली हमारे जो क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको भी इंक्रीज करेगा। एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इंक्रीज करेगा। जैसे विटामिन ए एनरिच्ड राइस है, ये ऐसा राइस है जिसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमने जो क्रॉप बनाई, जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हुई, उस जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, ये किसकी वजह से हुए हैं, ये हुए हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमारी क्रॉप जो है वो टॉलरेंट हो गई एबायोटिक स्ट्रेस से, हमारी जो केमिकल पेस्टिसाइड्स पर रिलायंस है वो कम हो गई, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है वो रिड्यूस हो गया, और एफिशिएंसी थी जो मिनरल यूसेज की वो बढ़ गई, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। अब इसके साथ साथ, इन यूजेस के साथ साथ, जीएम क्रॉप्स ने, या जीएम जो है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो है, उससे ऐसे टेलर मेड प्लांट्स बनाए हैं जो इंडस्ट्रीज को भी अल्टरनेट रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। कोई स्टार्च प्रोवाइड कर रहा है, कोई फ्यूल्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई फार्मास्यूटिकल्स प्रोवाइड कर रहा है। अब हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में। हमने एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं कि ये वो प्लांट है जो प्लांट पेस्ट होते हैं जो हमारी फसल को डिस्ट्रॉय करते हैं, कीट पतंगे वगैरह जो हैं। अब ये पेस्ट से हमारी क्रॉप रेजिस्टेंट हो गई है, ठीक है, ये हमारी क्रॉप पे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा पेस्ट का। और ऐसी जिसकी वजह से अब क्रॉप के पेस्ट रेजिस्टेंट है तो हमें पेस्टिसाइड्स डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहता है एक बीटी टॉक्सिन है, और जो बीटी टॉक्सिन एक बैक्टीरिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, ये एक बैक्टीरिया से लिया गया है। इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्रिनजेनेसिस। जो बीटी टॉक्सिन है वो एक ऐसे बैक्टीरिया से निकाला गया, एक टॉक्सिन है, एक ऐसा हार्मफुल, एक जहरीला केमिकल है जो बैसिलस थ्रिनजेनेसिस से निकाला गया है। बीटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है बैसिलस थ्रिनजेनेसिस की। अब ये बीटी टॉक्सिन जीन जो है, इसको बैक्टीरिया से निकाल के, ये बीटी टॉक्सिन जीन जो है, इस टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया से निकाल के किसके अंदर डाल दिया गया, प्लांट के अंदर डाल दिया। तो हमारा प्लांट क्या है, ये टॉक्सिन किसके लिए है, ये जीन हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है, ये इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक है। तो हमने जब ये जीन हमारे प्लांट के अंदर डाली तो हमारा प्लांट जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि हमारे प्लांट के ऊपर उन इंसेक्ट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसेक्ट्स उसकी प्रोडक्शन को कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे यानी कि हमने एक बायो पेस्टिसाइड क्रिएट कर दिया। हमने क्या क्रिएट कर दिया, एक बायो पेस्टिसाइड हमने क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास बहुत सारी क्रॉप्स हैं, जैसे कॉटन के अंदर डाल दिया तो उसको हम बोलेंगे बीटी कॉटन, हमने राइस के अंदर डाल दिया तो उसको बोलेंगे बीटी राइस, अगर हमने टमाटो के अंदर डाल दिया तो बीटी टमाटो, इसी तरह से बीटी पटैटो, इसी तरह से बीटी सोयाबीन। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टमाटो, बीटी पटैटो, बीटी सोयाबीन। अब बीटी क्यों लगाया, क्योंकि ये जीन हमने किससे ली, बैसिलस थ्रिनजेनेसिस से ली। सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं बीटी कॉटन की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, बीटी कॉटन की, यानी कि बैसिलस थ्रिनजेनेसिस। अब कुछ स्ट्रेन्स हैं जो ये, इसकी बात की हमने, बैक्टीरिया की बात की, जो बैक्टीरिया क्या है, बैसिलस थ्रिनजेनेसिस। ये बैक्टीरिया जो है, इसकी कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। इसकी कुछ स्ट्रेन क्या करती हैं, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, और ये प्रोटीन ना किसको किल करता है, ये प्रोटीन इंसेक्ट्स को किल करता है। जैसे कि टबैको बर्ड वॉर्म है, टबैको आर्मी वॉर्म है, बीटल्स हैं, फ्लाइज हैं, मस्कीटोज हैं।
ये क्या करता है, ये बैसिलस thuringiensis जो है ये अपनी ग्रोथ, जब इसकी ग्रोथ चल रही होती है तो उस ग्रोथ की फेज में एक पर्टिकुलर फेज इसकी ऐसी आती है इसकी ग्रोथ के टाइम, जिसमें ये प्रोटीन क्रिस्टल सेक्रीट करता है, जिसमें क्या करता है ये प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है। इसकी ग्रोथ में एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें ये प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाता है, और इन क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है, एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। इन क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। क्या है कि ये बैसिलस thuringiensis अपनी ये एक प्रोटीन रिलीज करता है जो किल करता है इंसेक्ट्स को। इसके अंदर क्या एक इसकी ग्रोथ के टाइम इसकी एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है। वो प्रोटीन क्रिस्टल्स क्या है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। अब ये टॉक्सिन, अब हम अगर बात करें कि ये इतने ही टॉक्सिक है तो ये फिर बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करते। बैक्टीरिया को इसलिए किल नहीं करते, ये बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं करते, ये इस बैक्टीरिया को किल इसलिए नहीं करते क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बैक्टीरिया के अंदर ये किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता, ये इंसेक्ट्स को किल कर देता है, तो ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एक्टिवेट कब होता है, जब इसको अल्केलाइन पीएच मिलती है। इसको एक्टिवेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अल्केलाइन पीएच नीड्स टू एक्टिवेट। इसको एक्टिवेट होने के लिए अल्केलाइन पीएच की ज़रूरत पड़ती है, और ये अल्केलाइन पीएच कहाँ प्रेजेंट होती है, इंसेक्ट की गट में प्रेजेंट होती है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसको एक्टिव होने के लिए अल्केलाइन पीएच की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, इंसेक्ट की गट में प्रेजेंट होती है। इस अल्केलाइन पीएच पे ये क्या होता है, जो इंसेक्ट थे, ये जो क्रिस्टल्स थे, ये क्रिस्टल्स जो है एट alkaline pH, at alkaline pH these crystals alkaline pH जो है वो क्रिस्टल्स को क्या कर देगी, सोल्यूबलाइज कर देगी, यानी कि इनको क्या कर देगी, सोल्यूबल में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। यानी कि जैसे ही इनको अल्केलाइन पीएच मिली, ये किसकी फॉर्म में था, ये था प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में। प्रोटॉक्सिन क्या है, इस इनएक्टिव फॉर्म है टॉक्सिन की, ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। जैसे ही प्रोटॉक्सिन को अल्केलाइन पीएच मिलती है, ये क्या हो जाएगा, टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। और एक्टिवेट होके ये क्या करेगा, जो इंसेक्ट के मिड गट एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मिड गट एपिथेलियल सेल। अब ये मिड गट सेल एपिथेलियल सेल्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गट यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन वगैरह जो होती है ना, जो हमारा इंटेस्टाइन है, ये हमारा स्टमक इंटेस्टाइन ये आता है, तो इसको ही क्या किया गया है, फोरगट मिडगट हाइंडगट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। तो ये प्रोटॉक्सिन जब टॉक्सिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये उस इंसेक्ट की मिडगट एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड करेंगे और क्या क्रिएट करेंगे, जैसे ये मिडगट एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड करेंगे, ये क्या कर देंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, पोर्स, जिसकी वजह से क्या होगी, सेल की स्वेलिंग होगी, सेल फूल जाएगा, और फाइनली जो है लाइसिस यानी कि सेल की स्प्लिटिंग होगी, और जो क्या क्योज करेगा, क्योज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दोबारा से रिपीट करते हैं कि ये बीटी कॉटन जो है, इसमें क्या है, बैसिलस, एक बैसिलस thuringiensis क्या है, एक बैक्टीरिया है जो क्या रिलीज करता है, प्रोटीन। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो कि क्या कंटेन करता है, प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर। वो प्रोटीन क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है, एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जो इंसेक्ट्स को किल करता है। ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये एक्टिव कब होता है, जब इसको अल्केलाइन पीएच मिलती है, तो अल्केलाइन पीएच में ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्टिवेट कहाँ होगा, इंसेक्ट की गट में। जैसे ही कोई इंसेक्ट, मान लिया हमने कॉटन के अंदर इसको बीटी जीन को डाल दिया, हमने क्या किया, कॉटन में जीन डाल दी। जैसे ही इंसेक्ट इस कॉटन को खाने के लिए आएगा, तो उस कॉटन के अंदर ये बीटी जीन जाएगी। ये क्या करेगा, ये क्रिस्टल जो था प्लांट के अंदर, वो क्रिस्टल उसके अंदर जाएगा, वो क्रिस्टल उसकी गट में सोल्यूबलाइज हो जाएगा।
क्योंकि उसको अल्केलाइन पीएच मिल गई वहाँ। जैसे ही वो सोल्यूबलाइज होगा, वो एक्टिवेट होकर उसके मिडगट एपिथेलियल के साथ बाइंड करेगा, उसके सेल्स के अंदर स्वेल पोर्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से स्पोर हो जाएंगे तो सेल स्वेलिंग करेगा, बाहर से उसके अंदर पानी आएगा, फाइनली वो बर्स्ट हो जाएगा और इवेंचुअली लीड्स टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट। और फाइनली उस इंसेक्ट्स की क्या हो गई, डेथ हो गई। ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है, ये जो जीन हमने इंट्रोड्यूस की, बीटी टॉक्सिन जीन, ये जीन किससे आइसोलेट की गई, ये बैसिलस थ्रूनजेनेसिस से आइसोलेट करके, ये बैक्टीरिया है बैसिलस, इस बैसिलस से ये जीन निकाल के किसके अंदर डाल दी, ये डाल दी क्रोप के अंदर। इससे निकाल कर किसके अंदर डाल दी, क्रोप के अंदर डाल दी, जैसे कि कॉटन है। अब कौन सी जो जीन है की चॉइस है कि कौन सी जीन हम डालेंगे, वो डिपेंड करती है कि हमारी क्रॉप कौन सी है और हम किस इंसेक्ट्स के बात कर रहे हैं। क्रॉप और टारगेट पेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो इस टॉक्सिन को जो कोड करती है वो जीन है क्राई। जो जीन इस टॉक्सिन को कोड करती है वो जीन क्राई जीन है। अब ऐसी बहुत सारी जीन्स हैं। अब जैसे मान लिया हमने ले ली क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये पेपर में पूछ लेते हैं। ये दोनों जीन्स जब डाल देंगे तो ये कंट्रोल करती हैं कॉटन बोलवॉर्म को। ये पूरा प्रोसेस जो है 2 या 3 नंबर में प्रोसेस पूछ लेते हैं बीटी कॉटन का, या ये पूछ लिया जाए कि ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, या फिर इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे जो बीटी कॉटन प्लांट है कैसे इंसेक्ट्स उसको खाता है, तो इंसेक्ट्स की डेथ कैसे हो जाती है। अब क्राई 1 ये जीन है, क्राई क्या है, जीन जो इसको कोड करती है। अब क्राई 1AC और क्राई 2AB ये कॉटन बोलवॉर्म को कंट्रोल करती है। और अगर हम क्राई 1AB डाल देंगे तो ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेगा। तो ये किसको कंट्रोल करेगा, कॉर्न बोरर को। अगर हमें कॉर्न बोरर से रेजिस्टेंट चाहिए तो हम क्राई 1AB जीन डाल देंगे। अगर हमें कॉटन बोलवॉर्म से प्रोटेक्शन चाहिए, रेजिस्टेंट चाहिए, तो हम क्राई 1AC और क्राई 2AB जीन डाल देंगे। ये तो था हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का। सेकंड हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड लेंगे हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का। अब क्या है कि बहुत सारे निमेटोड्स हैं, निमेटोड्स यानी कि राउंड वर्म्स, जो कि बहुत सारे प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमन बींग्स पे पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और उन्हीं में से एक निमेटोड है, उन्हीं में से एक निमेटोड यानी कि एक वर्म है जिसका नाम है मिलियोडी गाइनी इनकोग्निशिया। अब देखो, वहां तो हमने बैक्टीरिया के बारे में बात की बैसिलस थ्रूनजेनेसिस से, उसमें से तो हमने निकाला है, जीन निकाली है, लेकिन यहाँ ये पेस्ट है जो पैरासाइट की तरह रहता है। और ये किसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है, इट इन्फेक्ट्स रूट्स ऑफ टबैको प्लांट। किसको इन्फेक्ट करता है ये, रूट्स ऑफ टबैको प्लांट। टबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है ये, जिसकी वजह से उसकी यील्ड में बहुत रिडक्शन आ गई। जिसकी वजह से क्या हुआ, रिडक्शन इन यील्ड, प्लांट की यील्ड थी, जो पैदावार जो थी उसमें रिडक्शन हो गई, कम हो गई। तो उसके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई जिससे हम इसके इन्फेस्टेशन को, इसके फैलने को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो प्रोसेस है हमारा RNAi का, यानी कि RNA इंटरफेरेंस। यानी कि इंटरफेरेंस एक ऐसी नोवल स्ट्रेटेजी है जिसमें हम इस पेस्ट की इन्फेस्टेशन को, इस पेस्ट के फैलने को कंट्रोल कर सकते हैं। RNAi क्या है, ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ डिफेंस का सिस्टम है। ऑल यूकैरियोट्स, सभी यूकैरियोट्स के अंदर एक सिस्टम है सेलुलर डिफेंस का, जिसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंस करते हैं अपने आप को। अब इस मेथड में क्या होती है, साइलेंसिंग होती है स्पेसिफिक मैसेंजर RNA की। देयर इज साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA की यहाँ क्या होती है, साइलेंसिंग हो जाती है। मैसेंजर RNA कैसे, अब हमें पता है ये मैसेंजर RNA क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये RNA जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। हमने पढ़ा ना ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन होती है जब, ट्रांसक्रिप्शन होती है जब DNA से RNA बनता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनता है।
लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ऐसा जीन डाल देंगे जिससे सिंगल स्ट्रैंडेड की बजाय डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बने। अब दो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगी, तो ट्रांसलेशन नहीं होगी तो एमआरएनए क्या हो जाएगा, साइलेंस्ड हो जाएगा। तो ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक सेलुलर डिफेंस का मेथड है जिसमें हम स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर देते हैं। कैसे साइलेंस करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाल देंगे। ये आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे और मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देंगे। क्या प्रिवेंट करेंगे ये, दीज प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देंगे। ये आरएनए लेंगे कहाँ से, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये कहाँ से लेंगे, ये हम उस इन्फेक्शन से लेंगे। अब जो इन्फेक्शन है, कहीं मान लिया इन्फेक्शन हो गया है किसी वायरस से, इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, ऐसी वायरस का इन्फेक्शन जिनका जीनोम जो है आरएनए हो, जिसका जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ऐसी वायरस के इन्फेक्शन से हम ये आरएनए लेंगे। और अब इसमें हमने क्या किया, अब हमने पढ़ा था ना वेक्टर के बारे में कि हम प्लांट्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एक बैक्टीरिया है जिसको हम किसी जीन को, किसी पर्टिकुलर जीन को प्लांट के अंदर डालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम वेक्टर यूज़ करेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को। इस वेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, निमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल देंगे। निमेटोड क्या था हमारा, वोम, उसके लिए जीन डाल देंगे, उसकी निमेटोड स्पेसिफिक जीन हम क्या डाल देंगे, इस वेक्टर के अंदर डाल के उसको प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जो डीएनए हम डालेंगे वो इस तरह का होगा कि वो सेंस स्ट्रैंड आरएनए की, हमने पढ़ी थी ना सेंस और नॉन सेंस, तो ऐसा डीएनए डाल देंगे कि वो सेंस और नॉन सेंस दोनों स्ट्रैंड्स को कोड करे। अब ये दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो ये बाइंड करके क्या बनाएंगी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगी। हमने ऐसा डीएनए डाला, वैसे तो एक स्ट्रैंड प्रोड्यूस करता है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उनमें से एक काम करती एक नहीं करती, लेकिन ये डीएनए दो स्ट्रैंड प्रोड्यूस करेगा, सेंस और एंटी सेंस, और ये दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है तो बाइंड करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगी। और ये जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो ये क्या कर देगा, इट इनिशिएट आरएनए आई, ये आरएनए आई को इनिशिएट कर देगा, यानी कि ये क्या कर देगा, मैसेंजर आरएनए को साइलेंस्ड कर देगा। जो स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए था, जो स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए था वो क्या हो जाएगा, साइलेंस्ड हो जाएगा। और किसका स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए है, ये निमेटोड का, ये किसका आरएनए है, निमेटोड का, उस फॉर्म का। इसके कॉन्सिक्वेंस, इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो पैरासाइट है वो हमारा होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका आरएनए इंटरफेरेंस हो गया। क्यों, क्योंकि उसका आरएनए इंटरफेरेंस हो गया और ट्रांसजेनिक प्लांट अपने आप ही उस पैरासाइट से प्रोडक्शन प्रोवाइड कर लेगा। हमने कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ उसके अंदर ही ऐसी जीन इंट्रोड्यूस कर दी, जो उस प्लांट के अंदर ऐसी जीन इंट्रोड्यूस की कि जब वो जो हमारा वेक्टर है, जो बैक्टीरिया है, जो पैरासाइट है, जो इंसेक्ट है, जो एंटर करेगा, जब वो खाएगा प्लांट को, तो उसके अंदर वो जीन ट्रांसफ़र होगी। जैसे ही वो डीएनए जाएगा उसके अंदर, वो दो स्ट्रैंड प्रोड्यूस करेगा, सेंस और एंटी सेंस। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगी और आरएनए को इनिशिएट कर देंगी। जिस आरएनए ने उसके निमेटोड के स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर दिया, और जो हमारा निमेटोड है वो होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, हमारा प्लांट प्रोटेक्टेड रहेगा, हमारी क्रॉप प्रोटेक्टेड रहेगी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।